लास्ट चैप्टर है जलवायु। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का डेट क्लियर है। हाँ ठीक है, तो अब क्योंकि एक आध सप्ताह तो सेल्फ भी करना जरूरी है। देखेंगे यहाँ पे भारत की जलवायु, भारत की जलवायु। देखिए, भारत की जलवायु को नॉर्मलाइज दो भागों में बांटेंगे। एक आपका हो जाएगा शुष्क काल, एक आपका हो जाएगा शुष्क काल, और दूसरा हो जाएगा आर्द्र काल। ध्यान देंगे, शुष्क काल की अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा शीत ऋतु, और दूसरा आ जाएगा ग्रीष्म ऋतु, और इसमें आ जाएगा वर्षा ऋतु। हाँ, ड्राई सीजन, कोल्ड सीजन। वर्षा ऋतु सबको पता है, रेनी सीजन, रेनी सीजन है ना, वर्षा ऋतु। तो ध्यान रखेंगे, अब गौर कीजिएगा यहां पे कि हम बात करेंगे वर्षा ऋतु का। और वर्षा ऋतु, चूंकि भारत की जलवायु मानसूनी है, कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। और मानसूनी जब है तो सबसे पहले कि मानसून सबसे ज्यादा किस ऋतु में आएगा? वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। क्या? मानसून। तो ध्यान रखेंगे कि मानसून आता कैसे है और वर्षा होगा कैसे। तो ध्यान रखेंगे, हम वर्षा ऋतु की बात करेंगे। वर्षा ऋतु की अगर बात करेंगे तो वर्षा ऋतु का आगमन कैसे होता है? सबसे पहले आपको पता है कि भारत के बीच एक रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा, सूर्य मकर से निकलकर कर्क की ओर आ रहा है और भारत में अब गर्मी शुरू हो चुका है। तो यह स्पष्ट है कि 14 जनवरी को सूर्य कैप्रिकॉर्न से निकलता है, मकर रेखा से निकलता है। मकर संक्रांति मनाते हैं। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर आ जाएगा और 21 जून को सूर्य आ जाएगा कहां पे? सूर्य आ जाएगा कर्क रेखा पे। और जब कर्क रेखा पर सूर्य आएगा तो ऑटोमेटिक है कि उत्तर भारत में क्या पड़ेगा? उत्तर भारत में गर्मी पड़ेगा। और गर्मी पड़ेगा, क्यों गर्मी पड़ेगा? क्योंकि सूर्य किस रेखा पर आ गया है? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर जब आएगा तो यहां गर्मी पड़ेगा, और जब गर्मी पड़ेगा तो भीषण लू चलेगा। और इस गर्मी को मई जून के महीने में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू। अब लू जब चलता है तो पूरा धरती गर्म हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर हाई होता है। और टेम्परेचर जब हाई होगा तो ध्यान रखेंगे हवा गर्म होकर क्या होता है? ऊपर उठता है। और जब गर्म होकर ऊपर उठेगा तो ध्यान रखेंगे एयर प्रेशर लो हो जाएगा। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। क्योंकि नीचे का हवा कहां चला गया? ऊपर। नीचे का हवा कहां चला गया? ऊपर। क्यों गया? क्योंकि धरती क्या है? गर्म। और जब भी हवा गर्म होगा तो कहां जाएगा? ऊपर। इस लेकर ये एरिया बन जाता है लो प्रेशर क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र इसे कहते हैं। अब लो प्रेशर, हवा का मूवमेंट क्या होता है? हाई प्रेशर से किधर होगा? लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से किधर होगा? लो प्रेशर की तरफ। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो क्या होगा? गौर कीजिएगा, इस मैपिंग के जरिए समझिए। ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। अब सीधा समझना है आपको कि अगर सूर्य मान लीजिए
अगर सूर्य कर्क रेखा पर है तो टेम्परेचर तापमान यहां क्या होगा, तापमान यहां क्या होगा, उच्च होगा, हाई होगा। इस लेकर कर्क रेखा पर कौन सी क्या चलेगा, कर्क रेखा पर क्या चल रहा है, लू। गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू। लेकिन यहां एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, लो, एलपी होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहां क्यों, क्योंकि जब कर्क रेखा पर गर्मी पड़ेगा तो तापमान याद रखेंगे उच्च होगा, हाई होगा, और एयर प्रेशर जो है वो क्या होगा, लो होगा। एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और यही पर याद रखेंगे मकर रेखा पर एयर प्रेशर क्या होगा, हाई। तो ये मकर रेखा की हवाएं जो है, ये हवाएं हाई प्रेशर से किधर आएगा, लो प्रेशर। और यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो हवा है वो मॉनसून का जन्म देता है। किसको जन्म देता है, मॉनसून को। और सबसे पहले मॉनसून याद रखेंगे जून के पहले सप्ताह में ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून सबसे पहले भारतीय राज्य केरल पहुंचता है। कहां पहुंचता है, केरल। कौन पहुंचता है, मॉनसून। कौन, मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीचे दक्षिण है और ये पश्चिम है, इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा से कोई आ रहा है, इसलिए इस मॉनसून का नाम दिया मैंने क्या, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। क्या नाम दिया। और यही दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून ध्यान रखेंगे लो प्रेशर वाले क्षेत्र में आकर भारी वर्षा करवाता है, जिस कारण मॉनसून का आगमन होता है। और इस तरीके से पूरे उत्तर भारत में जून और जुलाई में खरीफ फसल में धान की बुआई होती है। किसकी बुआई होती है, धान की। कौन महीने में, जून और जुलाई, जून और जुलाई में, है ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे वर्षा ऋतु में मॉनसून का आगमन। अब देखिए जून जुलाई के बाद अक्टूबर, जून जुलाई के बाद अगस्त सितंबर तक मॉनसून रहता है और अक्टूबर नवंबर में ये मॉनसून लौट जाता है। सवाल उठता है मॉनसून फिर लौटता क्यों है, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर और नवंबर आता है तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ जो लो प्रेशर था वो लो प्रेशर किस में बदल जाएगा, हाई प्रेशर में। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में सूर्य जो है कर्क से निकलकर कहां चला जाएगा, मकर पर। कर्क से निकलकर कहां जाएगा, मकर पर। अभी ऑस्ट्रेलिया देखिए, जब हमारे यहाँ कर्क रेखा पर ठंडा पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ता है। जब जनवरी में भारत में ठंडा पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ता है, गर्मी। क्यों, क्योंकि भारत कर्क रेखा पर है और ऑस्ट्रेलिया किस रेखा पर है, मकर रेखा पर। लेकिन जब हमारे यहाँ मई जून में गर्मी पड़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा, ठंडा। तो बताइए जब गर्मी पड़ेगा तो यहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, लो, और ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर तो यहाँ एयर प्रेशर क्या होगा, हाई। और जब हमारे यहाँ ध्यान रखेंगे जनवरी में ठंडा पड़ता है तो एयर प्रेशर हाई होगा और याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। इस लेकर क्या होता है कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है तो आप देखते हुए सरस्वती पूजा और छठ पूजा के ड्यूरेशन में हल्का हल्का ठंडा आ जाता है। और ठंडा जब आ जाएगा तो ध्यान रखेंगे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। तापमान लो, एयर प्रेशर हाई, है ना। तापमान लो, एयर प्रेशर हाई, और तापमान उच्च, एयर प्रेशर लो। तो बताइए गर्मी में टेम्परेचर हाई रहता है कि नहीं रहता है, तो एयर प्रेशर क्या होगा, लो। और ठंडा में टेम्परेचर क्या होता है, लो, तो एयर प्रेशर क्या होगा, हाई। इस लेकर याद रखेंगे हवा जो है ये अब हाई टेम्परेचर जो हो गया तो ये हवा इधर से इधर चलना शुरू हो जाएगा। और तमिलनाडु के तट पर हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। और इस तट पर लौटते हुए मॉनसून से वर्षा होता है। लौटते हुए मॉनसून से वर्षा जो होती है तमिलनाडु के किस तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर। तमिलनाडु के किस तट पर होता है, कोरोमंडल। तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मॉनसून से क्या होता है भाई, वर्षा। तो वर्षा किस तट पर होता है, कोरोमंडल। किस तट पर होता है, कोरोमंडल तट पर। क्लियर। तो इस तरीके से याद रखेंगे ये मॉनसून का आगमन। अब बताइए मॉनसून सबसे पहले कहां आएगा, केरल। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन करवाता है, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। कौन करवाता है,
दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां होगा? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। क्लियर? अब देखिए सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो होता है मासिनराम में। सबसे ज्यादा कहां होता है? मासिनराम। मासिनराम कहां है भाई? मेघालय। मासिनराम कहां है? मेघालय। और सबसे कम वर्षा कहां होता है? तो सबसे कम वर्षा जो होता है वो याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा होता है लेह में। सबसे कम वर्षा कहां होता है? तो भारत में सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहां? लेह में। और सबसे ज्यादा वर्षा भारत में कहां होता है? मौसिनराम। तो सबसे ज्यादा वर्षा भारत में कहां होता है? मौसिनराम, मेघालय। सबसे कम वर्षा कहां होता है? तो सबसे कम वर्षा ध्यान रखिएगा लेह में होता है। सबसे कम वर्षा कहां होता है? लेह में। सबसे कम वर्षा कहां होता है भाई? लेह में। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? मासिनराम में। आज कितना तारीख हो गया? 27। तब तो अगला सप्ताह, अब समय ही कम दिया तो क्या किया जाए। इतना कम समय दिया जाता है, इतना जल्दीबाजी। अरे एग्जाम का है कोई, है ना, इतना फास्ट लगता है, कितना हड़बड़ी में है। हो गया। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां होगी? तमिलनाडु में। तो ये याद रखेंगे, वर्षा ऋतु की बात की है। किस ऋतु की भाई? वर्षा ऋतु। अब ध्यान रखेंगे वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद एक विशेष ऋतु आता है, ग्रीष्म ऋतु। गर्मी जो आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु, गौर कीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का ड्यूरेशन होता है वो मार्च अप्रैल से, मार्च अप्रैल से मई जून। क्या रहेगा? ग्रीष्म ऋतु। अब ध्यान रखेंगे ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है, गौर कीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु में अभी मैंने बताया, ग्रीष्म ऋतु में अभी मैंने बताया कि सूर्य कर्क रेखा पर आ जाएगा। कर्क रेखा पर जब आएगा तो उत्तर भारत में क्या चलेगा? लू। लू किसको कहते हैं? गर्म हवा को। गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि गर्म हवा को जब हम लू कहते हैं तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि यहां पे होता क्या है कि अभी मैंने कहा कि ये गर्म हवा जब चलेगा तो यहां पर क्या होगा? लो प्रेशर हो जाएगा। ये लो प्रेशर क्या करता है? बंगाल की खाड़ी के ठंडी हवा को, ठंडी हवा को अट्रैक्ट करता है। यहां कैसी हवा है? गर्म हवा है। ये गर्म हवा और ठंडी हवा जब मिलेगा तो यहीं पर याद रखेंगे आंधी और तूफान की स्थिति खड़ा हो जाती है। गर्मी के दिन में आप लोग देखते होंगे गांव में जहां मैदान है वहां पर विंडो चलता है, एकाएक आंधी शुरू हो जाएगा लो प्रेशर हो जाने के कारण, और हवा क्या होता है? ऊपर उठता है, जिस कारण देखते होंगे कि पोलोथीन होता है, कागज होता है, सब ऊपर उड़ने चल जाता है। और जब सब ऊपर जाता है तो लोग कहता है भूत जा रहा है, लेकिन वो भूत रहता नहीं है। वो क्या है? एयर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया है। और कम हो जाने के बाद हवा क्या हो रहा है? तेजी से ऊपर उठ रहा है। अब उसके बीच में अगर पोलोथीन आ गया तो पोलोथीनों को लेके चल देता है। अब लेके चल गया तो कह रहा है गांव में कि देखो भूत जा रहा है, भूत उतर ही रहता है। वो क्या है? लो एयर प्रेशर है। तो याद रखेंगे लो एयर प्रेशर गर्मी के। अच्छा अभी क्यों नहीं विंडो चलता है? लेकिन गर्मी में देखिएगा कहीं का एक धूल आंधी पूरा चलता है। तो इस लेकर क्योंकि ये गर्म हवा
इस ठंडी हवा को अट्रैक्ट करता है। ठंडी हवा कहां से आएगी? बंगाल खाड़ी से। ठंडी हवा और गर्म हवा जब मिलती है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से आंधी और तूफान आता है, और इस आंधी और तूफान के साथ प्री मानसून वर्षा भी होता है, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ध्यान रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में इसी प्री मानसून वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी। जबकि आसाम में इसी को चाय वर्षा के नाम से जानते हैं, ग्रीष्मकालीन वर्षा। इसी को याद रखेंगे। कर्नाटक में इसी को याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। फिर याद रखेंगे चौथा, कर्नाटक में इसी को याद रखेंगे कॉफी वर्षा कहते हैं, कॉफी वर्षा। और पांचवा याद रखिएगा आम्र वर्षा या मैंगो श्राव का संबंध केरल में है। तो ये प्री मानसून होने वाले वर्षा को अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? काल बैसाखी। आसाम में क्या कहते हैं? चाय वर्षा। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। फिर कर्नाटक में कॉफी वर्षा। और केरल में इसी को क्या कहते हैं? तो केरल में इसी को कहते हैं आम्र वर्षा। ये ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। हो गया? हो गया ना? तो ये ग्रीष्मकालीन वर्षा है। कौन वर्षा है भाई? ग्रीष्मकालीन वर्षा। इसके बाद याद रखेंगे शीत ऋतु। देखिए शीत ऋतु की अगर बात करेंगे
इसका शुरुआत होता है अक्टूबर, नवंबर से जनवरी, फरवरी, ये ड्यूरेशन रहता है किसका? शीत ऋतु का। गौर कीजिएगा। अब ध्यान रखेंगे कि शीत ऋतु की अगर बात करेंगे आप, तो उत्तर भारत में शीत ऋतु में एक ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है जिसे शीतलहर कहते हैं, जो काफी ड्राई और शुष्क होता है। और ये ड्राई और शुष्क होने के कारण ध्यान रखेंगे कि अपने तरफ कुछ चक्रवात को अट्रैक्ट करता है। एक सागर आप लोग पढ़े होंगे, भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर से एक हवाएं आती हैं जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ यह एक शीतोष्ण चक्रवात है, यह एक साइक्लोन है, यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। एक क्या है? साइक्लोन है। होता क्या है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में जब होती है तो ध्यान रखिएगा कि आज से 15-20 दिन पहले सरस्वती पूजा वाले ड्यूरेशन में आप देखे होंगे कि कुछ हल्का हल्का बूंदाबांदी हुआ था, जो रबी फसल को काफी लाभ पहुंचाता है। और यही हवा हिमालय के क्षेत्र में स्नोफॉल करवाता है, बर्फबारी करवाता है, जिससे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी होती है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के लिए काफी लाभ पहुंचाता है। कश्मीर में सेब की खेती के लिए काफी लाभ पहुंचाता है। जबकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा से खास करके उत्तर भारत में रबी फसल, गेहूं और दलहन के फसल को काफी लाभ मिलता है। इस लेकर याद रखेंगे ये पश्चिमी विक्षोभ एक शीतकालीन क्या है? एक वर्षा है जो उत्तर भारत में शीत ऋतु में होता है। तो उत्तर भारत में याद रखेंगे पूरे जगह बूंदाबांदी होता है। सबसे पहले ये भारतीय क्षेत्र पंजाब से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में ये भारी बारिश करवाता है, जिस कारण याद रखेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से रबी फसल को काफी क्या मिलता है? लाभ मिलता है। जबकि यही हिमालय के क्षेत्रों में इसी ह्यूमिडिटी एयर, आर्द्रता भरी हवा के कारण स्नोफॉल होता है। तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि ग्रीष्मकाल के बाद जो ये शीतकाल है, जिसका अक्टूबर से नवंबर और जनवरी से फरवरी तक का ड्यूरेशन था, इस समय भी वर्षा होती है, लेकिन वर्षा कम होती है। लेकिन यही वर्षा कम जो खास करके रबी फसल को क्या करता है? लाभ पहुंचाता है। तो उत्तर भारत में अब सवाल आएगा कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, उत्तर भारत में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, उसका मेन कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या है भाई? पश्चिमी विक्षोभ। तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ कहां से चलता है? भूमध्य सागर से। कहां से चलता है? भूमध्य सागर से। कौन भाई? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। कौन? पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर? चलिए, तो ये आपका हमने 3 ऋतु बताया। अब बताइए मौसम कितने प्रकार, मौसम कितने होते हैं? 3। ठंडा, गर्मी और बरसात। ठंडा, गर्मी और बरसात। जबकि ध्यान रखिएगा कि मॉनसून के 2 पीरियड मैंने बताए, शुष्क काल और आर्द्र काल। शुष्क काल में 2 ऋतु आएगा, एक ठंडा और एक गर्मी। जबकि आर्द्र काल में आएगा वर्षा ऋतु। तो मौसम कितने प्रकार के हैं? 3। ठंडा, गर्मी और बरसात। क्लियर? लिख लिए बोला। अब ध्यान देंगे वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण, बार बार मन में सवाल उठता होगा
कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में ही क्यों होता है और दुनिया में सबसे कम वर्षा, ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे कम वर्षा ये आपका लेह में क्यों होता है, सवाल उठते हैं। तो वर्षा के वितरण में अलग अलग जगहों पर वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, वर्षा के वितरण में पर्वत जिम्मेदार है। पर्वत ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान रखेंगे कि अगर मासिन राम की अगर बात करेंगे, मासिन राम की अगर बात करेंगे तो मासिन राम मेघालय में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होता है और कम वर्षा भारत में जो होता है वो लेह में होता है। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो महाराष्ट्र के मुंबई में 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है, केरल में 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में 200-300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बिहार में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, दिल्ली में 150 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तो याद रखेंगे 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश में होता है, 150 से याद रखेंगे 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर कहीं कहीं क्षेत्रों में, है ना। अब सवाल उठता है ये वर्षा के वितरण के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, वर्षा के लिए मॉनसून जिम्मेदार है, लेकिन वर्षा कहां कितना होगा इसके लिए पर्वत जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में ही मुंबई में 500 सेंटीमीटर वर्षा होता है, लेकिन नागपुर में 200 सेंटीमीटर वर्षा, ऐसा क्यों? तो इसके लिए याद रखेंगे पर्वत जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है भाई? पर्वत। ऐसा इसलिए होता है, ये समझिएगा, ये पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत है, तो जब मॉनसून आता है, जब मॉनसून आता है तो मॉनसून क्या होता है कि मान लीजिए ये पर्वत है, पर्वत के इधर मान लीजिए कि मुंबई है और इधर आपका नागपुर है, तो यहां कम वर्षा क्यों होता है? तो जैसे मॉनसून आता है तो मॉनसून इस पर्वत से टकराता है, अब पर्वत से टकराने के बाद मॉनसून ऊपर उठता है, जैसे ही ऊपर उठेगा तो ऊपर जाने के बाद तापमान में कमी हो जाता है, तापमान में जैसे ही कमी होगा तो ये बादल क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर यहां पर वर्षा शुरू कर दिया, तो यहां पर तो ठंडा शुरू हो गया, यहां तो वर्षा शुरू हो गया बहुत तेज, और यहां भारी बारिश होता है, इसलिए मुंबई में 500 सेंटीमीटर वर्षा हो गया। और ये एरिया, इस एरिया वाले को फ्रंट एरिया बोलते हैं, इसको अभिमुख कहते हैं, अभिमुख क्षेत्र कहते हैं, मतलब सामने फ्रंट एरिया। तो मुंबई में वर्षा हो गया, और ये पीछे वाला विमुख कहलाता है, विमुख कहलाता है, पीछे वाला एरिया विमुख कहलाता है। इधर मॉनसून नहीं पहुंच पाता है, और पहुंचता भी है तो कम पहुंचता है, इसलिए एक ही राज्य में मुंबई में ज्यादा वर्षा होता है, नागपुर में कम वर्षा होता है। इसके लिए याद रखेंगे पर्वत जिम्मेदार है, ना कि मॉनसून जिम्मेदार है। अब लेह में कम वर्षा क्यों होता है? क्योंकि लेह में याद रखेंगे वर्षा कम इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है हिमालय। जब मॉनसून आता है तो हिमालय से टकराकर ये पूरे एरिया में बारिश करवाता है, लेकिन मॉनसून जो है वो लेह तक पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए दुनिया का सबसे कम वर्षा कहां होता है? लेह में। कहां होता है? लेह में। राजस्थान में कम वर्षा के लिए अरावली जिम्मेदार है, क्योंकि अरावली समानांतर खड़ी है। अरावली क्या है? समानांतर खड़ी है, और समानांतर खड़ी रहने के कारण ध्यान रखेंगे यहां कम वर्षा होता है। कहां पर भाई? राजस्थान। इसलिए राजस्थान में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। कौन से मरुस्थल भाई? थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल का संबंध कहां से है? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। किस मरुस्थल का? थार। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो मेघालय के मासिन राम में ही वर्षा क्यों ज्यादा होता है? सवाल बार बार उठेंगे। तो यहां 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। देखिए, गारो, खासी, जैंतिया। इसलिए जब मानसून आता है तो मानसून गारो से खासी से टकराने के बाद इधर भी जाता है तो इधर भी पर्वत, इधर भी जाता है इधर पर्वत, पीछे बैक होगा नहीं, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा बादल जमा हो जाता है। और बादल जब जमा हो जाता है तो ध्यान रखेंगे बादल जैसे ही जमा होता है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद क्या होगा? ठंडा होगा, और ठंडा जैसे ही होगा तो भारी बारिश शुरू हो जाता है। इसलिए दुनिया का सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में इसलिए होता है क्योंकि वहां 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया के कारण दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला जगह कौन है? मासिन राम।
कौन है भाई? मासिन राम। कहां पड़ता है? मेघालय। तो ये आपके वर्षा के वितरण है। तो स्थलीय क्षेत्र में भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? पर्वतीय। तो ये साफ स्पष्ट जान लें कि वर्षा के लिए मॉनसून जिम्मेदार है, लेकिन कहां कितना वर्षा होगा इस वर्षा वितरण के लिए पर्वत जिम्मेदार है। क्योंकि राजस्थान में कम वर्षा होती है, इसके लिए अरावली जिम्मेदार है। लेह में कम वर्षा होता है, इसके लिए हिमालय जिम्मेदार है। और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा अगर मासिन राम में होता है तो उसके लिए 3 पहाड़ियां जिम्मेदार है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। तो बताइए भारत में सबसे पहले मानसून कहां आता है? केरल में। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां होता है? तमिलनाडु में। कहां होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कौन से तट? कोरोमंडल। तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है, जबकि आगमन में जो वर्षा होता है वो केरल के मालाबार तट पर होता है। केरल के किस तट पर होता है? मालाबार तट पर होता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये मानसून का आगमन और मानसून का लौटना, मानसून का आगमन और मानसून का लौटना। तो इस तरीके से ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना, और आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आज का सेशन रहा, जो मानसून चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, है ना, और भारत की जलवायु के संदर्भ में। तो लगभग चैप्टर इसमें आपको क्लियर करवाए गए हैं, है ना। और ये बात ध्यान रखना है, दरअसल टाइम ड्यूरेशन मतलब कि थोड़ा सा कम था इस लेकर, है ना। और ऐसा हम करवाते हैं, अगर आप लोग चाहें तो हम 200 क्वेश्चन का अति करवा देते हैं क्या? सेट करवा दें, और वैसा चाहे तो 200 क्वेश्चन का हम सेट प्रैक्टिस करवा दें, ताकि वो ज्यादा लाभ मिले। हाँ, टेस्ट क्या? क्वेश्चन ही हमको लगता है। हाँ, क्या बोले? अच्छा ठीक है ना। वो तो छोटा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, जनसंख्या, उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं इशू है। तो हम जो है वही करवा देते हैं, क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं क्या? कल हम आपको सेट प्रैक्टिस करवा देते हैं, 200 क्वेश्चन हम भेज देते हैं, उसके बाद आपको मिल जाएगा और फिर हम करवा देते हैं ना। 2-3 दिन में करवा देते हैं, इस वीक करवा देते हैं। आज मंगल है ना, बुध बृहस्पति शुक्र तक करवा देते हैं, 3 दिन है ना। 2-3 दिन पूरा आराम से एकदम क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि आप लोग को ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। ये ज्यादा फायदा